आप थोड़ा सा इंडोजेनस और एक्सोजेनस वेरिएबल का जान लीजिए। इंडोजेनस एंड एक्सोजेनस वेरिएबल। देखिए, इंडोजेनस वेरिएबल कहने का मतलब जिसको हम लोग जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और एक्सोजेनस को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इंडोजेनस डिपेंडेंट और एक्सोजेनस इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंडोजेनस वेरिएबल को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में बोलते हैं कि इंडोजेनस वेरिएबल कहने का मतलब होता है कि जो सिस्टम के अंदर डिटरमाइन हो, बाहर नहीं। जैसे यहाँ पर लेते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ सिस्टम के अंदर कौन डिटरमाइन हो रहा है? y। यहाँ x जो x है वो इंडिपेंडेंटली मतलब एक्सोजेनसली डिटरमाइन हो रहा है। तो यहाँ पर मोर देन वन इक्वेशन होता है, तो मोर देन वन इंडोजेनस वेरिएबल भी होगा जो सिस्टम के अंदर ही डिटरमाइन होगा, सिस्टम के बाहर नहीं। सिस्टम के बाहर अगर डिटरमाइन होगा तो उसको हम एक्सोजेनस वेरिएबल कहते हैं। द नेचर ऑफ such variables has been already यहाँ पर the variables entering any simultaneous equation models are of two types। दो टाइप का होता है, पहला इंडोजेनस वेरिएबल्स, दूसरा एक्सोजेनस वेरिएबल। ये स्पेशली 2 नंबर या 1 नंबर वाला क्वेश्चन में आता है। इंडोजेनस वेरिएबल किसको कहते हैं और एक्सोजेनस वेरिएबल किसको कहते हैं? इंडोजेनस variables are regarded as stochastic and their values are determined within the model। ठीक है। यहाँ पर क्या बोलता है कि जो इंडोजेनस वेरिएबल होता है वो कैसा होता है? स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक कहने का मतलब एरर टर्म के साथ वो कोरिलेट होता है। ऊपर में हम लोग प्रूव कर चुके थे वो वेयर एक्स यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब एरर टर्म से फ्री होता है तो उसको हम लोग नॉन स्टोकास्टिक कहते हैं, या फिर हाँ नॉन स्टोकास्टिक। और लेकिन अगर एरर टर्म के साथ मेजर होता है या कोरिलेट होता है तो उसको हम लोग स्टोकास्टिक वेरिएबल कहते हैं। तो जो इंडोजेनस वेरिएबल होता है वो स्टोकास्टिक होता है, और इसका जो वैल्यू डिटरमाइन होता है वो विद इन द मॉडल होता है, आउटसाइड द मॉडल नहीं होता है। और प्री डिटरमाइंड मतलब एक्सोजेनस। प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स आर treated as non-stochastic and their values are given। जो एक्सोजेनस वेरिएबल होगा वो प्री डिटरमाइन होगा, मतलब कि आउट ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन होगा, और वो नॉन स्टोकास्टिक होता है क्योंकि उसका एक गिवन वैल्यू होगा। जैसे आपका इनकम पूछेगा, इनकम तो अब खर्च आय कितना है? 10,000 रुपया सैलरी है, तो एक पार्टिकुलर आपका वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। नेक्स्ट, प्री डिटरमाइंड वेरिएबल are again
प्रीडिटरमाइन मतलब एक्सोजेनस ना, अगेन डिवाइडेड into two categories. पहला एक्सोजेनस, यहाँ पर हो जाए करंट एंड लैग्ड, ये दोनों हो सकता है, करंट भी हो सकता है वाई टी, या फिर हाँ अगर वाई टी फंक्शन ऑफ एक्स यू है तो पहला करंट हो जाएगा क्या एक्स टी, और दूसरा इसका लैग्ड एक्स टी माइनस वन, या फिर वाई टी माइनस वन, इसका लैग्ड भी हो सकता है ना। पहला एक्सोजेनस का करंट लैग्ड, और दूसरा इंडोजेनस लैग्ड इंडोजेनस, लैग्ड इंडोजेनस है ना। जैसे कि वाई टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी और एक वाई टी माइनस वन, जो कोएक मॉडल में आ रहा था, इस तरह से हो सकता है। सर एक्सोजेनस के बाद क्या लिखा लैग से पहले? एक्सोजेनस ब्रैकेट में करंट एंड लैग्ड, करंट मतलब कि एक्सोजेनस वेरिएबल का करंट वैल्यू भी ले सकते हैं और उसका लैग्ड वैल्यू भी, दोनों हमारा एक्सोजेनस कहलाएगा। और एक होता है लैग्ड इंडोजेनस, ये भी आपका एक्सोजेनस का पार्ट है, क्योंकि जब हम लोग वाई टी लेते हैं तो वाई टी का ही लैग्ड इधर आके क्या हो जाता है वाई टी माइनस वन, तो ये भी वाई टी माइनस वन लैग्ड वैल्यू हमारा इंडोजेनस एक्सोजेनस वेरिएबल कहलाएगा। स्ट्रक्चर फॉर्म सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट का थ्योरेटिकल पार्ट है, और उस थ्योरेटिकल पार्ट को जो प्योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म होता है उसी को हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म कहते हैं। कि जब फर्स्ट टाइम हम थ्योरी को, थ्योरेटिकल पोर्शन को मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं या मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में बनाते हैं, तो उसको स्ट्रक्चरल मॉडल कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल मॉडल describes the complete structure of the relationship among the economic variable। तो किसी भी वेरिएबल, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो जो भी हमारा थ्योरी होगा, थ्योरी में हमारा वेरिएबल्स आएगा और वेरिएबल्स का एक दूसरे से रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा। तो स्ट्रक्चर फॉर्म इसी को कहते हैं कि जब हमारा जो इकोनॉमिक वेरिएबल है उसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसका वेरिएबल का रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि अगर हम एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, कि जो नेशनल एक्सपेंडिचर होता है या नेशनल एक्सपेंडिचर वो किस पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये ओपन मॉडल का हो गया, ओपन मॉडल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ओपन इकोनॉमिक मॉडल या फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल, तो फोर सेक्टर मॉडल है। अब यहाँ पर देखिए, एक तो इसका एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप हुआ, अब स्पेशल पार्टिकुलर सी का रिलेशन किससे है, इनकम से। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, सॉरी वाई ले रहे हैं ना, तो वाई होगा वाई प्लस यू। तो ये इसका रिप्रेजेंटेटिव बता रहा है कंजम्पशन और एन इनकम। इन्वेस्टमेंट को अगर लेंगे तो ये अल्फा जीरो प्लस बीटा वन वाई प्लस यू टू हो जाएगा, ये वन ले लेते हैं। फिर अगर जी लेते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, ये हो गया सी इज ए फंक्शन ऑफ इनकम एंड एरर टर्म, आई इज ए फंक्शन ऑफ, केवल अभी ले रहे हैं इनकम एंड एरर टर्म, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है या रेवेन्यू, उसके टैक्स कलेक्शन पे, या फिर इसको इंडिपेंडेंट मान लेते हैं जी बार। एक्स हमारा इंडिपेंडेंट होता है, एक्स बार मान लेते हैं एक्सपोर्ट। तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो रिलेशनशिप है वेरिएबल का,
वो यहाँ पर मानते हैं, या फिर अगर हम g इक्वल टू, अगर बैलेंस बजट है तो g इक्वल टू टी, और t यहाँ पर फंक्शन होगा y का, तो t का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये कुछ ले लेते हैं t बार लमसम टैक्स प्लस स्मॉल t y। तो यहाँ पर वेरिएबल का रिलेशनशिप समझ में आ रहा है ना, कि क्यों बोल रहा है स्ट्रक्चरल फॉर्म ओरिजिनल। एक्सपोर्ट मान के चलते हैं इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन होता है, लेकिन m हमारा डिपेंड करता है नेशनल इनकम पे। तो एम का इक्वेशन अगर हम एक इंपोर्ट का इक्वेशन अगर स्टैब्लिश करेंगे, रिलेशनशिप किसके साथ है, इनकम के साथ। तो इनकम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम बार मतलब कांस्टेंट इंपोर्ट प्लस, अगर हमारा आय बढ़ेगा तो उसके साथ साथ हमारा इंपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चरल फॉर्म हो गया। जो हमारा सिस्टम था उस सिस्टम को और सिस्टम में वेरिएबल के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर दिए एक्चुअल फॉर्म में, या फिर सीधा सीधी जो बोलते हैं थ्योरी को जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसी को हम स्ट्रक्चरल फॉर्म कहते हैं, या ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन या सिस्टम। स्ट्रक्चरल फॉर्म में तीन चीज इंक्लूड किया जाता है ना, स्ट्रक्चरल इक्वेशन of the model may be expressed in term of endogenous variable, endogenous, exogenous and disturbance वेरिएबल। जैसे ऊपर वाला में देख लीजिए, ऊपर वाला में हम बता चुके हैं, इसको एग्जांपल देकर। दूसरा कि स्ट्रक्चरल पैरामीटर express the direct effect of each explanatory variables। यहाँ पर जो भी हम पैरामीटर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा वाई, तो कंजम्पशन पे ये पैरामीटर डायरेक्टली इफेक्ट डालता है ना, और जो इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, सेम इक्वेशन में नहीं करते हैं, अलग इक्वेशन में करते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म। यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन में जो पीछे वाला इक्वेशन है, यहाँ पर सब में एरर टर्म आ रहा है, एक्सोजेनस वेरिएबल, इंडोजेनस वेरिएबल, एरर टर्म। इसको एक और एग्जांपल से दिखा सकते हैं, एक तरफ स्ट्रक्चरल मॉडल और दूसरी तरह इसका स्टैंडर्ड वर्जन, स्ट्रक्चरल मॉडल इन स्टैंडर्ड नोटेशन। आप लोग एक ही को भी लिख सकते हैं, या जब टाइम मिलेगा नंबर देख के बात कीजिएगा वहां पर। यहाँ पर ले लेते हैं c इक्वल टू अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 वाई टी प्लस u 1, दूसरा वाई टी इक्वल टू b0 प्लस बीटा 1 वाई टी प्लस t माइनस 1 वाई टी प्लस बीटा 2 वाई टी माइनस 1 प्लस u2। तीसरा यहाँ वाई टी इक्वल टू सी टी प्लस आई टी, एक्चुअली यहाँ पर आई टी होगा ना, प्लस जी टी। और देखिए इसी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, दोनों लिखने का स्टाइल सिर्फ अलग है। y इक्वल टू बीटा 1 3 y3 प्लस u1, y2 इक्वल टू बीटा 2 3 y3 प्लस y, गामा है ना, एक्चुअली ये गामा है, इधर वाला गामा 2 1
x1 प्लस u2 y3 इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस x2। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर अगर इधर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो ये वाला लिख दीजिए, दो का एग्जांपल दे देंगे, जो अच्छा आपको लगेगा वो आप कर लीजिएगा। अगर इसको आप टेबल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ u1 इक्वल टू हो जाएगा ct माइनस अल्फा 1 yt ct माइनस अल्फा 0 माइनस अल्फा 1 yt। u2 इक्वल टू it माइनस बीटा 1 yt माइनस बीटा 2 yt माइनस 1। और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 0 कर देते हैं yt माइनस ct माइनस it माइनस gt। अब इसको जब टेबल फॉर्म में लिखिएगा तो टेबल फॉर्म में कैसे हो जाएगा? पहला जो इंडोजेनस वेरिएबल है ct it yt और एक है yt माइनस 1, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो पहला देखिए ct कहाँ पर है? यहाँ पर, तो ये 1 हो गया। फिर ct कहाँ पर है? यहाँ पर, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद it कहाँ पर है? यहाँ पर, तो सेकेंड इक्वेशन में है, तो ये यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में है ना, ये सेकेंड इक्वेशन में नहीं है ct, थर्ड इक्वेशन में है माइनस 1। फिर it पहला में नहीं है, दूसरा में it है, तीसरा में भी है, तो उसका सिर्फ कोफिशिएंट को लिखना होता है। फिर yt, तो yt यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा 1, फिर माइनस बीटा 1 और यहाँ पर 0। दूसरा yt में इसमें नहीं है, ये 0 हो जाएगा। 2 में माइनस बीटा 2 और फिर ये 0। तो इस तरह से भी आप टेबल में सजा सकते हैं इसका कोफिशिएंट को, इक्वल टू u1 u2 0। या इसी को हम लोग कहते हैं टेबल ऑफ स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट। in the standard form।